ब्रिक सीमेंट ऑटो रिक्शा। रमेश एक ऑटो चलाता था। दिन रात ऑटो चलाकर भी उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे कि घर का खर्चा वो चला पाए। ऐसे में एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी की बरसी आ रही है। मुझे लगता है इस बार उनकी बरसी अच्छे से की जाए। उसके लिए घर को भी रंग लगवाना होगा और पूजा, खाना, सबका इंतजाम करना होगा। माँ इसके लिए तो बहुत खर्चा होगा। क्या ये सब करना जरूरी है? नहीं किया तो चलेगा नहीं क्या माँ? अरे बेटा, पिताजी की पहली बरसी है और तुम नहीं कह रहे हो? बेटा, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? माँ ऐसा कहकर रोने लगती है। तब रमेश कहता है, अरे माँ, तुम भी ना रोना बंद करो, मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। उसके मन में पैसों का ही विचार चालू रहता है कि तभी उसे वहां मदन नाम का आदमी ऑटो रेस की एडवर्टीजमेंट करता दिखाई देता है। तब रमेश उसके पास जाता है। एडवर्टीजमेंट वाला मदन उसे कहता है, क्या तुम भी रेस में हिस्सा लोगे? जीतने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, पर उसकी फीस सिर्फ 600 रुपए है। फीस भरो और रेस में हिस्सा लो। मदन की बातों से रमेश को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके पास सिर्फ 500 रुपए रहते हैं। तब रमेश कहता है, भाई साहब, मेरे पास बस 500 रुपए है। मेरे ऊपर जरा तरस खाकर मेरा नाम रेस के लिए लिख दीजिए ना। मदन भी रमेश से 500 रुपए ले लेता है और उसे कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें अपना ऑटो यही छोड़कर जाना होगा ताकि हम इस ऑटो को चेक करके रेस के लिए तैयार कर सके। तुम कल ठीक 9 बजे आ जाना। रमेश को उस आदमी पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है और अपना ऑटो छोड़कर वो घर चला जाता है। घर जाकर माँ को बरसी की तैयारी करने के लिए कहता है। दूसरे दिन 9 बजे वो मदन के पास जाता है तो वहां कोई रेस नहीं रहती। वहां मदन या रमेश का ऑटो भी नहीं रहता। तब रमेश को समझ आता है कि उस आदमी ने उसे उल्लू बनाकर लूट लिया है। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। घर जाकर सारी बात वो अपनी माँ को बताता है। तब फिर से उसकी माँ रोते हुए कहती है, अपने पिताजी के लिए एक काम भी तो तू ढंग से नहीं कर पाया। ऊपर से अपना ऑटो, अपने पिताजी की आखिरी निशानी भी खो दिया। ऊपर से अगर वो देख रहे होंगे ना तो उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। ऐसा कहकर माँ जोर जोर से रोने लगती है। अब रमेश के पास ऑटो ना होने की वजह से कोई काम नहीं रहता, पर बरसी के लिए पैसे तो जमा करने थे। इसलिए रमेश एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्त्री का काम करने लगता है। रोज के काम से उसे रोज पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों को जमा करके आखिर पिताजी की बरसी हो ही जाती है। ऐसे ही एक बार रमेश काम के लिए जाते रहता है। तभी उसे मदन उसके ऑटो के साथ दिखाई देता है। वो उसे आवाज देने लगता है, अरे ओ चोर, मेरा ऑटो, रुक जाओ चोर चोर। ऐसा कहकर रमेश चिल्लाने लगता है। मदन भी तेजी से ऑटो चलाने लगता है। रमेश उस ऑटो के पीछे पीछे भागता है। आसपास के लोग भी ऑटो का पीछा करते हैं। तब मदन सोचता है, अरे बाप रे, इन लोगों के हाथ में लगा तो ये मेरा कचूमर बना देंगे। अब इस ऑटो को छोड़कर रफू चक्कर होना पड़ेगा। मदन ऐसा सोचते हुए तेजी से ऑटो चला रहा था कि तभी उसका बैलेंस ऑटो से छूट जाता है। ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से ऑटो में आग लग जाती है। लोग वहां आकर मदन को बाहर निकालते हैं और जलते हुए ऑटो को पानी से बुझा देते हैं और मदन को मार मार कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उधर अपने जले हुए ऑटो को देखकर रमेश सोचता है, हे भगवान, ये मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? मेरे पास तो अब इस ऑटो को रिपेयर करने के भी पैसे नहीं रहे। रमेश जला हुआ ऑटो लेकर घर जाता है और माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ उसे कहती है, अरे, यहाँ तुम्हारे पिताजी होते ना तो ऐसे उदास नहीं बैठे रहते, और तुम हो कि ऐसे हार मानकर उदास बैठ गए हो। ऑटो जला है पर अभी भी उसका इंजन सही सलामत है। तुमने मिस्त्री का काम तो सीखा है ना, तो बस इस जले हुए ऑटो को ब्रिक सीमेंट ऑटो बना दो। माँ की यह बात सुनकर रमेश के मन में एक आशा की किरण जग जाती है। वो तुरंत सीमेंट और ब्रिक्स खरीद कर लाता है और उससे अपने जले हुए ऑटो को ब्रिक्स सीमेंट ऑटो में बदलता है। रमेश उस ऑटो को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन से फिर से रमेश अपने ब्रिक्स सीमेंट ऑटो से काम पर निकलता है।
उसका ये ऑटो देखकर सारे गांव वाले चकित तो होते ही है, लेकिन साथ में ऑटो में बैठकर सीमेंट ब्रिक्स ऑटो का मजा लेने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे रमेश अपने ब्रिक्स सीमेंट ऑटो से पैसे कमाने लगता है। अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन रिस्टोरेशन रोबोट। बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड की कोई बराबरी नहीं कर सकता, और ऐसे में बुलेट ट्रेन एक गड्ढे में गिरने वाली होती है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से वहां एक रोबोट आता है और उस बुलेट ट्रेन को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। पर ऐसे कैसे पटरी पर गड्ढा गिर गया था और ये रोबोट कैसे उसे बचाने गया, तो चलिए जानते हैं इस कहानी से। दरअसल गांव में बुलेट ट्रेन बनाने का प्रयोजन लेकर एक कलेक्टर आता है। वो गांव में सभा बुलाता है और कहता है, सुनो गांव वालों, गांव में बुलेट ट्रेन बनने वाली है, पर इसके लिए कुछ लोगों की जमीनें चाहिए, जिससे आपको भी बहुत फायदा होगा। आपको उस जमीन के अच्छे पैसे मिलेंगे और तो और आपके घर के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। लेकिन इस बात से जमींदार राजी नहीं होता और वो कहता है, नहीं नहीं, हम अपनी जमीनें किसी भी हालत में सरकार को नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी बुलेट ट्रेन और ना ही पैसा या कोई नौकरी। जमींदार खुद तो मना करता है, लेकिन गांव के लोगों को भी वो भटकाता है। सरकार का ऑफर ठुकराने के लिए वो कहता है, लेकिन कलेक्टर भी गांव के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है। तभी कुमार नाम का इंजीनियर कहता है, सुनो गांव वालों, आप अपनी जमीनें सरकार को दे दीजिए, वैसे भी तो वो बंजर ही है। क्यों रे कुमार, तुम्हें खूब समझ में आ रहा है क्या? जमीनें देंगे तो कैसे गुजर बसर करेंगे? नौकरी जो मिलेगी उन ट्रेन में और पैसे भी मिलेंगे। बेचारे गांव वाले कम से कम आपके कर्जे में तो नहीं डूबे रहेंगे। पर जो अच्छी जमीनें हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगी ना। उसका भी सॉल्यूशन है, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन बनाकर। उससे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्यों गांव वालों? कलेक्टर को भी अंडरग्राउंड वाली बात बहुत पसंद आती है। गांव वाले अपनी बंजर जमीनें सरकार को दे देते हैं, पर जमींदार का इससे बड़ा नुकसान होता है। जो किसान जमींदार के कर्जे से डूबे हुए थे, वो सारा कर्जा उनका चुका देता है और फ्री हो जाते हैं। बाद में तो उन्हें कोई कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं थी। इस वजह से जमींदार कुमार पर बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। कुछ ही दिनों में गांव में अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन की पटरी बनना चालू होता है। देखते ही देखते पटरी का काम पूरा होता है और बुलेट ट्रेन अंडरग्राउंड से चलने भी लगती है। कलेक्टर के कहे मुताबिक किसानों के हर घर से एक आदमी को बुलेट ट्रेन में नौकरी मिल जाती है, जिस वजह से गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कुमार से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपकी वजह से हमारे अच्छे दिन आए हैं, वरना तो अच्छे दिन की बात 2014 से की जा रही है। अब तक तो बस राह ही देख रहे थे। इस तरह से गांव का हर कोई कुमार की तारीफ करने लगता है। कुमार की गांव में एक लैब थी, जहां पर वो नए नए रोबोट बनाने का काम करता था और रोबोट बनाकर बेचता था। बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंस्पायर होकर एक दिन कुमार सोचता है, बुलेट ट्रेन की स्पीड का तो कोई भी जवाब नहीं, और अगर ऐसे स्पीड वाला रोबोट हो जाएगा तो कैसा रहेगा। ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग है, पर ऐसे चैलेंज को उठाकर देखता ही हूं मैं। कुमार ऐसा सोचकर अपने काम में लग जाता है। वो एक ऐसा रोबोट बना रहा था कि वह बुलेट ट्रेन की स्पीड की बराबरी कर सके। कुमार रोबोट बनाने में जुट जाता है। वैसे में एक बार गांव में कुछ चोर घुस आते हैं। तब एक चोर दूसरे चोर से कहता है, अरे भाई, ये कैसा गांव है? एक भी घर में चोरी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पहली बार हुआ है हमारे साथ। लगता है इस गांव से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा कैसे खाली हाथ जाएंगे गांव में बुलेट ट्रेन के होते हुए। अरे हाँ रे, चलो अंडरग्राउंड में जाकर पटरी ही चुरा लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों चोर पटरी चुराने के लिए अंडरग्राउंड जाते हैं। पर ट्रेन की पटरी चुराना कोई मामूली बात नहीं होती। दोनों चोर पटरी उखाड़ने के लिए खोदने लगते हैं। पटरी उखाड़ने के बाद वहां पे एक गड्ढा बन जाता है और वो उस गड्ढे को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उधर कुमार का रोबोट भी तैयार हो जाता है, बस उसका टेस्ट करना बाकी रहता है। तब कुमार सोचता है, रात के वक्त ही इस रोबोट का टेस्ट करता हूँ। अगर कुछ काम का ना हो तो कोई हंसेगा तो नहीं, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अब बुलेट ट्रेन के आने का वक्त भी हो रहा है, अभी इस रोबोट को टेस्ट कर ही लेता हूँ। कुमार अपना रोबोट लेकर अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन पर जाता है।
बुलेट ट्रेन आती है और यात्री को उतारकर चलने लगती है। तब कुमार भी अपने रोबोट को एक्टिव करता है और रोबोट भी तेजी से दौड़ने लगता है। दोनों भी अपनी अपनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुमार एक जगह से अपने पास के एक मॉनिटर पर यह सब देख रहा होता है। तब एक जगह पर उसे पटरी निकली हुई दिखाई देती है और वहां पर एक बड़ा गड्ढा भी बन चुका रहता है। तब कुमार सोचता है, अरे बाप रे, बुलेट ट्रेन की पटरी पर इतना बड़ा गड्ढा। अगर ये बुलेट ट्रेन उस गड्ढे में से तेजी से गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होकर सारे यात्री मारे जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तब वो बुलेट ट्रेन उस गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि कुमार का रोबोट स्पीड से आगे बढ़ता है और वो बुलेट ट्रेन को रोक देता है। पर तेजी से ट्रेन को रोकने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लेकिन किसी की भी जीवित हानि नहीं होती। बुलेट ट्रेन जब पटरी से नीचे उतरती है तब चोर वहीं पर होते हैं, लेकिन जोर की आवाज से वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। कुमार फिर से अपने रोबोट को एक्टिव करता है। तब वो रोबोट तेजी से भागकर उन चोरों को पकड़ लेता है। वो उनके सामने जाकर खड़ा होता है। तब चोर कहते हैं, अरे भाई, ये क्या है, इतनी स्पीड? बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है ये तो। अरे पर ये हमारे पास क्यों आया है? रोबोट सामने से उन चोरों के पास आता है और उन्हें पकड़कर खूब पीटने लगता है। तब तक कुमार पुलिस को बुला लेता है और गांव वालों को बुलाकर बुलेट ट्रेन के सारे यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाला जाता है और उन्हें अपने अपने घर पहुंचाया जाता है। पुलिस उन चोरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब पुलिस कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। आपके इस रोबोट की वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया और चोर भी पकड़े गए। बुलेट ट्रेन छोटे से एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाती है। तब कुमार अपने रोबोट से ही उस बुलेट ट्रेन का रिस्टोरेशन भी करवा लेता है और फिर से बुलेट ट्रेन चलने लगती है। तब कुमार कहता है, वाह मेरे रोबोट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने काम की चीज भी बना सकता हूँ। थैंक यू माय रोबोट। इस तरह से उस दिन से कुमार भी कुछ रोबोट और बनाकर पटरी पर वॉच रखने के लिए रख देता है और आगे से बुलेट ट्रेन का कोई भी एक्सीडेंट होने से बचा लेता है।